नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से लेकर क्रेमलिन तक खलबली मची हुई है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक से इनकार की थ्योरी ना अमेरिका को पच रही है और ना यूक्रेन को। होना तो दरअसल ये चाहिए था कि पुतिन के परमाणु हमले के इनकार के बाद बाइडेन और जेलेंस्की को खुश हो जाना चाहिए, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। पुतिन की नो न्यूक्लियर के निर्णय से अमेरिका भी डरा हुआ है और यूक्रेन भी। ये डर इसलिए है कि पुतिन जो कहते हैं वो करते नहीं और जो नहीं कहते वो भी कर गुजरते हैं। Лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. ज़ेलेंस्की के सिपाही की तरह हजारों हैं जिनकी जिंदगी शुद्ध की चक्की में पिस रही है। दिमित्री अपने बच्चों से मिलना चाहता है, कह रहा है कि वो अपने बच्चों के चेहरे तक भूल चुका है। Головна ціль їхня взяти Донецьку область, тобто хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. दिमित्री घर जाना चाहता है तो अलेक्जेंडर को भविष्य की चिंता सता रही है। आगे युद्ध में क्या पड़ा है, अलेक्जेंडर को ठीक से नींद नहीं आ रही। और इस बीच एक सच है जिससे किसी भी वक्त पूरी दुनिया का सामना हो जाए। ये सच इतना भयानक, दर्दनाक और घातक है कि मॉस्को टू वॉशिंगटन डीसी वाया कीव एक डर का आलम है, एक खौफ है। माहौल इस कदर भारी है जैसे कोई बड़ी तबाही आने वाली है। इस तबाही का संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। आज पुतिन के एक एक शब्द को आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का बटन किसी भी वक्त ऑन हो सकता है। बाइडेन और पुतिन बिना लाग लपेट साफ शब्दों में ये बता चुके हैं। Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, это Соединенные Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. तो क्या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ घंटों में ही परमाणु हमला करने की रणनीति पलट दी? क्या अब यूक्रेन को अब इसका डर नहीं कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं? क्या अमेरिका ने मान लिया है कि रूस इस जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या परमाणु बम गिराने के प्रभाव को पुतिन बाइडेन ने समझ लिया है? आखिर माजरा क्या है? क्योंकि 2 दिन पहले ही पुतिन परमाणु अभ्यास में शिरकत करते हैं। बाइडेन एलीट सेना को यूरोप रवाना करते हैं और बस 48 घंटों में पुतिन परमाणु बम गिराने की आशंका सिर्फ अमेरिका की ओर से बता देते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब समझें। इसके पहले पुतिन की परमाणु हमले पर एक और रिएक्शन सुन लीजिए। Сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. सवाल है, फिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आने वाला दशक दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है? क्योंकि अगर परमाणु वॉर की आशंका ही नहीं तो फिर खतरा किसका है? क्या पुतिन परमाणु बम गिराएंगे? पश्चिमी देशों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है। पुतिन के परमाणु वाले पिछले बयान देखें तो इसकी तस्दीक नहीं होती, क्योंकि खुद पुतिन न्यूक्लियर अटैक के ऑप्शन को लेकर अपनी मंशा जता चुके हैं। सवाल है, फिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है? लेकिन आने वाले दिन दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं।
असल में पुतिन की लड़ाई पश्चिमी देशों और अमेरिका से है। रूस सोवियत रूस के दौर से ही पश्चिमी देशों या अमेरिका का दुश्मन रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला दादा हो गया और दुनिया को मान लिया गया कि वो अब दो ध्रुवीय नहीं, अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गई है। मतलब अमेरिका के सामने अब कोई नहीं। पुतिन ने अपनी पूरी जिंदगी में अमेरिकी सुप्रीमेसी को कभी नहीं माना और नाटो के फैलाव को रोकने की हर संभव कोशिश की है। यूक्रेन जंग भी नाटो के विस्तार पर रोक की कोशिश है। इसीलिए पुतिन ने पहले ज़ेलेंस्की को समझाया, बुझाया और जब इस जिद पर अड़े रहे कि वो नाटो का सदस्य बनकर ही दम लेंगे, तो पुतिन ने यूक्रेन को हद बताने के लिए हमला कर दिया। लेकिन ये हमला धीरे धीरे लड़ाई और फिर भीषण लड़ाई में तब्दील हो गया है, क्योंकि यहाँ जमीन पर सिर्फ आमने सामने रूस और यूक्रेन है, लेकिन इन दोनों देशों के पीछे खड़े कई देश हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स और पूरा नाटो है। वहीं रूस के साथ बेलारूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं। मतलब रूस और यूक्रेन सिर्फ दो देश नहीं, अपने अपने कैंप का हिस्सा हैं और इन कैंपों में कई के पास दुनिया को कई बार तबाह कर देने वाला परमाणु हथियार मौजूद है। लेकिन ये परमाणु हथियार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं चला है, लिहाजा इसका डर दिखाकर रूस भी गेम खेल रहा है, अमेरिका भी गेम खेल रहा है और शी जिनपिंग भी खेल रहे हैं। ये सच है कि पुतिन परमाणु बम से ज्यादा इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को भगाकर किसी कठपुतली को सिंहासन पर बैठा दिया जाए। जो पुतिन कहें तो नाचे, जो पुतिन कहें तो गाए। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन के इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए पुतिन अब भी वही कह रहे हैं जो युद्ध के पहले कह रहे थे, यूक्रेन का भला रूस ही कर सकता है। Честно говоря, вот сейчас я просто вот о чем подумал. Откровенно говоря, единственным настоящим таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. ये वही यूक्रेन है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अब संप्रभु देश है। लेकिन इसकी संप्रभुता पर पिछले 8 महीनों से पुतिन ने ग्रहण लगा दिया है। अमेरिका को ये बात क्यों पचे, लिहाजा वो मानवता, संप्रभुता, मानवाधिकार के नाम पर रूस के सामने मैदान में है। और ये बिल्कुल शीशे सा साफ है कि ज़ेलेंस्की को यही अमेरिकी ताकत झुकने से बचा रही है। ज़ेलेंस्की इतने भयावह युद्ध के बावजूद, यूक्रेन की इतनी तबाही के बाद, इतने सैनिकों की जान गंवाने के बाद, सिविलियंस के मारे जाने के बावजूद टाल दे रही है, तो ये अमेरिका के दम पर ही संभव है, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का जवाब भी अमेरिका ही दे सकता है। Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю, боротьба стає перемогою, а Україна стає єдиною. Друга армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози. पुतिन के परमाणु दावे पर यूरोपीय देशों को यकीन नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बॉम्बरों को नेटो देशों की सीमा के नजदीक देखा गया था। इसके अलावा रूस की परमाणु ट्रेन को भी यूक्रेन सीमा की ओर जाते देखा गया था। रूस ने यह भी धमकी दी थी कि वो अपने मित्र देश बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु मिसाइल हमला करने के योग्य बनाने को तैयार है। पुतिन ने दलील दी कि दुनिया एक अहम मोड़ पर है, जहां पश्चिम अब मानव जाति के लिए अपनी इच्छा थोपने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है और ज्यादातर देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। पश्चिमी नीतियों से और अधिक अराजकता पैदा होगी। सवाल है, पुतिन की सफाई पर दुनिया को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पुतिन ने खुलेआम कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब पुतिन अपने वादे से मुकर गए। 24 फरवरी को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान से एक दिन पहले तक पुतिन ने हमले से इनकार किया था।
पुतिन ने तब कहा था कि रूसी फौज कॉम्बैट रेडीनेस को जांचने के लिए अभ्यास कर रही है। इस पर किसी भी देश को सवाल नहीं पूछने चाहिए। इसके बावजूद रूस की फौज ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन युद्ध की दशा और दिशा देखते हुए न्यूक्लियर अटैक की थ्योरी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन के परमाणु बम गिराने का अफवाह पश्चिमी मीडिया ने ही खड़ा किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। युद्ध में आगे क्या होगा ये ना तो यकीन के तौर पर पुतिन कह सकते हैं और ना ही बाइडेन और ज़ेलेंस्की। लिहाजा कैलेंडर की बदलती तारीखों पर ही दुनिया की नजर जमी रही, क्योंकि पुतिन की वीरता, अमेरिका के हथियार और नाटो की पूरी काबिलियत मिलकर भी रूस को यूक्रेन वॉर में घाव तो दे सके, लेकिन उसे परास्त करने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सत्य है कि जंग में पुतिन को भारी भरकम नुकसान हो चुका है। सैनिकों के मारे जाने के तौर पर, रूस के हथियारों की तबाही के तौर पर, रूस के आर्थिक नुकसान के तौर पर। लेकिन दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं मानेगा कि पुतिन यूक्रेन में हार जाएंगे, क्योंकि दुनिया को पता है कि दुनिया का सिर्फ एक धड़ा ही अमेरिका के बस में है। दूसरे धड़े को अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल पसंद नहीं, और ये धड़ा न्यूक्लियर हथियार से संपन्न भी है और रूस के साथ खड़ा है। एक तरफ परमाणु हमले का खतरा है, दूसरी तरफ हाईटेक युद्ध छिड़ा है। फाइटर ड्रोन महायुद्ध में तबाही मचाए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन में आत्मघाती ड्रोन के नाम से कुख्यात कामिकेज का दूसरा बैच यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिया, तो वहीं पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि रूस के ड्रोन का तोड़ जल्द ज़ेलेंस्की को मिलने वाला है। इस स्पेशल रिपोर्ट से आपको मालूम लगेगा, आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने अपने सबसे घातक शिकारी ड्रोन को रूस के करीब आखिर कहां तैनात किया है। आप ये भी जानिए कि ड्रोन के बाद ईरान पुतिन को कौन सी मिसाइल का गिफ्ट देने जा रहा है। वॉर जोन में सबसे बड़ा तहलका। रूस बॉर्डर पर प्रीडेटर लड़ाका। पुतिन कैंप में कोहराम मचा। ड्रोन फाइट का विस्फोटक राउंड। अमेरिका आया, रूस घबराया। ड्रोन से बरसते बम, ड्रोन से ताबड़तोड़ दागी जा रही मिसाइलें, ड्रोन से अंधाधुंध फायर होते रॉकेट। ड्रोन ने ही इस युद्ध को अलग बना दिया है, क्योंकि हाईटेक हथियार की काट यूक्रेन के पास नहीं थी। रूस के आत्मघाती उड़नदस्ते से खार्किव तक बारूदी बवंडर ला रहे हैं, मगर इस अटैक का तोड़ अब ज़ेलेंस्की को मिल गया है। रूस के ड्रोन आर्मी के खिलाफ सुपर पावर एक्शन में आ गया है। सुसाइड ड्रोन से हमले के बाद अमेरिका और रूस में टकराव का पूरा माहौल बन गया है, क्योंकि पुतिन ने अब यूक्रेन युद्ध को ड्रोन फोर्स के हवाले कर दिया है। Випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом
За цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось. Будемо збивати більше. यूक्रेन में पुतिन के 400 कामिकाजे। ड्रोन से ढहेगा ज़ेलेंस्की का किला। एनकाउंटर मोड में कामिकाजे। ईरानी कटार से होगा नरसंहार। जिस ड्रोन ने कीव को दहलाया था, जिस ड्रोन ने 28 लोगों को बारूदी धमाके में उड़ाया था, उसी ड्रोन का दूसरा दस्ता पुतिन ने मोर्चे पर भेजकर हाहाकार मचा दिया है। इस बार यूक्रेन में अटैक के लिए 400 ड्रोन का झुंड मंडरा रहा है। ये ऐसे फिदाइन ड्रोन हैं जिनका हमला कभी खाली नहीं जाता। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान मेड आत्मघाती ड्रोन से युद्ध में कहर बरपा रहा है। वहीं रूस इस दावे को खारिज कर रहा है कि उसने ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया है। हालांकि इन दावों की परवाह किए बगैर अमेरिका ने अपना लड़ाकू ड्रोन रूस बॉर्डर के करीब भेज दिया है। सुपर पावर के विध्वंसक ड्रोन ने उड़ान भरने के बाद कहां लैंडिंग की है, इसका खुलासा नहीं किया है। जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक यूएस एयरफोर्स के MC-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो से MQ-9 रिपर फाइटर ड्रोन की एक बड़ी खेप गुप्त सैन्य अड्डे तक पहुंचाई गई। ये सभी ड्रोन फ्लोरिडा के एगलिन एयरफोर्स बेस के फील्ड 6 में मौजूद थे, जहां से इन्हें 17 से 20 अक्टूबर तक चले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था। MQ-9 रिपर ड्रोन ने ईंधन भरने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी। एमराल्ड फ्लैग ड्रिल में हिस्सा लेने के बाद अमेरिका के ड्रोन को सीक्रेट बेस पर रखा गया है। मतलब यूरोप में वॉर रिहर्सल के लिए लाए गए अमेरिका के ड्रोन की वापसी नहीं करवाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने अपने जंगी ड्रोन को यूरोप में ही क्यों रोका? क्या यूरोप में ड्रोन हमलों में आई तेजी के बाद सुपर पावर अपने लड़ाकू ड्रोन को जंग के मैदान में उतार सकता है? क्या अमेरिका का ड्रोन रूस के कामिकाज़े ड्रोन को टक्कर दे सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ड्रोन जंग में आए तो क्या होगा? इन पहेलियों को सुलझाएं, उससे पहले युद्ध क्षेत्र के विध्वंसक दृश्य देखिए। ये इस्कंदर मिसाइलों का ताप है। आग उगलती मिसाइलें जब फटती हैं तब बारूद का ऐसा तूफान आता है जो सब खाक में मिला देता है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अंधाधुंध बरसते अग्निबाणों ने यूक्रेन को धुआं कर रखा है। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे हैं, लेकिन खेरसॉन में रूस चारों खाने चित होने वाला है। बीते 24 घंटे में खेरसॉन में रूस के कम से कम 44 जवान ढेर हुए हैं। इसके साथ यूक्रेन की फोर्स ने रूस के बारूद डिपो को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस का एक हैंगर भी बर्बाद हुआ है। हैंगर में मौजूद कई जंगी जेटों को नुकसान हुआ है। इस हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन में पावलो हरद सिटी के पास रॉकेट, विस्फोटक और बारूद बनाने वाली सैन्य फैक्ट्री को उड़ा दिया है। ज़ापोरिज़िया में भी दोनों तरफ से जोरदार हमले शुरू हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के जंगी जेट को खदेड़कर तबाह करने वाली तस्वीरें रिलीज की हैं। पुतिन के MiG-31 जेट ने ज़ेलेंस्की के Su-24 को एक हमले में कबाड़ में तब्दील कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि एयर बैटल और मिसाइल अटैक में रूस हावी है, लेकिन जमीनी लड़ाई में रूस को झटका लग रहा है। इसी वजह से रूस की फोर्स ने कब्जे वाले इलाके में नागरिकों के फोन की जांच तेज कर दी है। वहीं पश्चिमी मीडिया में हैरत अंगेज दावा किया गया है
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ड्रोन हमलों की झड़ी इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसके मिसाइल गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द अपनी फतह मिसाइलों की खेप रूस भेजने की योजना पर काम कर रहा है। ये ट्वीट देखिए जिसमें दावा किया गया है कि ईरान कौन सी मिसाइलें रूस भेज सकता है। ईरान के पास शॉर्ट रेंज मिसाइलों की भरमार है। ईरान इन मिसाइलों को अंडरग्राउंड अड्डों पर छिपा कर रखता है, मगर दावा किया जा रहा है कि मुश्किलों में घिरे पुतिन के लिए ईरान ने अपने मिसाइल गोदाम के गेट खोल दिए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि लड़ाई अब हाईटेक होगी, विनाशकारी होगी। अब तक ड्रोन अटैक में जितनी जानें और नुकसान हुआ उसकी झलक भर रूह कंपाने वाली है। रूस ने 10 अक्टूबर को राजधानी कीव समेत 9 शहरों पर 83 मिसाइलें बरसाई थी। इसमें 12 लोग मारे गए थे। 17 अक्टूबर को कामिकाज़े ड्रोन से कीव को दहलाया गया, जिसमें 3 की मौत हुई और 18 जख्मी हुए। रूसी ड्रोन हमलों में सूमी में 6 लोग मारे गए थे। इसके बाद यूक्रेन ने रूस के 12 ड्रोन को मिसाइल से उड़ाने का दावा किया। ड्रोन की बर्बादी के बाद रूस ने हर गुजरते दिन के साथ हमले तेज कर दिए। इसी बीच बेगुनाहों पर ड्रोन अटैक के आरोप से इंटरनेशनल बिरादरी भी एक्शन में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्रोन अटैक की जांच की मांग की गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से जांच की मांग की है। वहीं रूस ने जांच की मांग को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन हमलों के सबूत पहले ही पेश कर रखे हैं, लेकिन रूस और ईरान ने यूक्रेन के दावे को खारिज कर दिया है, जबकि अमेरिका इस इंतजार में बैठा है कि एक बार ये साबित हो जाए कि रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अगर ये साबित हुआ तो मुमकिन है अमेरिका अपना सबसे विध्वंसकारी शिकारी यूक्रेन को सौंप दे। अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन दुनिया में सबसे घातक फाइटर ड्रोन माने जाते हैं। इस ड्रोन को हंटर किलर का नाम दिया गया है। MQ-9 रिपर 27 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकता है। MQ-9 रिपर ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 444.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही नहीं, ये ड्रोन एक साथ 12 मूविंग टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये ड्रोन AGM-114 हेलफायर मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम से हमला करता है। ये ड्रोन सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वीडियो कैमरा और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से लैस है। MQ-9 रिपर रियल टाइम में दुनिया में कहीं भी डेटा भेजने में सक्षम है। अमेरिका ने प्रीडेटर के नाम से कुख्यात रीपर ड्रोन से रूस पर हमला बोला तो युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। रूस अपने सभी ड्रोन को युद्ध में झोंकने पर मजबूर हो जाएगा। ये देखिए, रूस के जंगी जखीरे में 31 ड्रोन हैं। इनमें कई लड़ाकू हैं, कई सर्विलांस के काम आते हैं, कई दुश्मनों की करेक्ट लोकेशन बताते हैं। पुतिन इन सभी ड्रोन को वॉर जोन में उतारने पर मजबूर हुए तो मान लीजिए कि अमेरिका की खैर नहीं। रूस की मिसाइलों की मार अमेरिका तक है। रूस की जमीन पर हमला होने पर पुतिन परमाणु बम दागने में देर नहीं लगाएंगे। रूस के एटम बमों का निशाना कौन बन सकता है, इसे बताने की भी जरूरत नहीं है। महीने से चली आ रही रूस यूक्रेन की महाजंग, महायुद्ध में रूस के सरकारी मीडिया ने जो दावा किया है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रूस के मीडिया का दरअसल दावा है कि यूक्रेन रूस की छवि बिगाड़ने के लिए नकली इस्कंदर मिसाइल तैयार कर रहा है और उसकी प्लानिंग है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के आसपास उससे धमाका किया जा सके और धमाके का पूरा ठीकरा रूस के सिर पर मढ़ा जा सके। महायुद्ध में महासाजिश। ज़ेलेंस्की की चाल में फंसेंगे पुतिन। एक धमाका और विलन बन जाएंगे पुतिन। महायुद्ध के बीच यूक्रेन अब ऐसी चाल चलने जा रहा है जिसके बाद पुतिन चौतरफा घिर जाएंगे।
अगर ज़ेलेंस्की अपनी साजिश में कामयाब हुए तो पुतिन दुनिया में विलन बन जाएंगे। बस एक धमाका होगा और पुतिन फंस जाएंगे। दरअसल यूक्रेन के खुद पर डर्टी बम फोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाने के बाद रूस ने एक बार फिर से बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रूस के सरकारी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि यूक्रेन नकली इस्कंदर M मिसाइल बनाने में लगा है। इस्कंदर M मिसाइल रूस की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे उसने जमकर यूक्रेन पर दागा है। और अब रूस का कहना है कि यूक्रेन उस मिसाइल का नकली नमूना तैयार करके उसमें घातक परमाणु पदार्थ भर के उसे अपने ही चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के ऊपर फोड़ने वाला है। इलाका यूक्रेन का होगा। धमाका भी यूक्रेन करेगा, नुकसान भी यूक्रेन का होगा। लेकिन पुतिन दुनिया में बदनाम होंगे। रूस की सरकारी मीडिया के इस दावे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां आज से 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था, और आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। रूस का कहना है कि पुतिन को फंसाने के लिए ज़ेलेंस्की चेर्नोबिल में बहुत ही शातिर परमाणु चाल चलने वाले हैं। उसका दावा है कि यूक्रेन जानबूझकर खुद पर हमला करके उसका ठीकरा रूस पर फोड़कर उसे विलन बनाने की साजिश बुन रहा है, और इसके लिए यूक्रेन ने रूस के ही हथियार इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को अपना हथियार बनाया है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की की चाल। इस्कंदर बनाएगी ज़ेलेंस्की को सिकंदर। रूस जंग की शुरुआत से ही अपनी इस्कंदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर आग बरसा रहा है। यूक्रेन के बाद जिस मुल्क के युद्ध में जलने के पूरे आसार हैं, वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सेना बनाम सियासतदान का युद्ध छिड़ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला। इमरान खान इस्लामाबाद में धरना देंगे। उनके समर्थक जहां लाठी डंडों से लैस हैं, तो वहीं इनका सामना जनरल बाजवा के बंदूकधारियों से है। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए इस्लामाबाद में इमरजेंसी आखिर क्यों लगी। हम लेके रहेंगे। जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तरफ भगोड़ा नहीं हूं। वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं, जो एक आजाद मुल्क हो। बाजवा से भिड़े इमरान। ऐसे कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं। खौल उठा है पाकिस्तान। समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे। हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चोरों को भी कबूल करेगी। लॉन्ग मार्च के आगे गृह युद्ध। पाकिस्तान का बचना नामुमकिन। इस्लामाबाद को दहलाने का दम भर रहा है ये हुजूम। उस हुकूमत की चूल्हे हिलाने जा रहे हैं ये लोग जिसे बाजवा की कठपुतली कहा जाता है। साल में कि ये चोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन लें
कि ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कबूल करेगी। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान लॉन्ग मार्च पर निकले हैं। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान। उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ के हजारों हजार कारिंदे साथ साथ चल रहे हैं। लॉन्ग मार्च की शुरुआत लाहौर के लिबर्टी चौक से की गई, जहां खड़े होकर इमरान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को ललकारा। इस्लामाबाद की शहबाज शरीफ हुकूमत को जमकर लताड़ा। इतना ही नहीं, इमरान खान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को बेनकाब करने की धमकी दे डाली। DGIS है, कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। इमरान खान इस्लामाबाद में धरने पर बैठेंगे। कंटेनर पॉलिटिक्स दोहराई जाएगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता गैस मास्क, चादरें, कंबल, तौलिए, 3 जोड़ी कपड़े, छोटे आकार के टेंट, स्लिंग शॉट्स, मार्बल्स और डंडों की व्यवस्था करके आए हैं। उधर इस्लामाबाद में इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पाकिस्तान की राजधानी को छावनी बना दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने और खराब हालात से निपटने के लिए आंसू गैस और पेपर गन से लैस 13,000 से ज्यादा जवानों को राजधानी में तैनात किया गया है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उत्पात का पुराना रिकॉर्ड है। मई 2022 में इमरान के आजादी मार्च में जमकर हिंसा हुई थी। इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प के बाद मेट्रो स्टेशन पर आग लगा दी गई थी, जिसके बाद आजादी मार्च को खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस बार इमरान खान आर पार के मूड में है। वहीं सेना भी इमरान खान नियाजी को सबक सिखाने के मूड में है। इमरान खान को पाकिस्तानी फौज ने पहले ही लॉन्ग मार्च न निकालने की वार्निंग दी थी। सेना की तरफ से इमरान खान को बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा गया था। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक की गारंटी देते हैं और उन हकूक में एक हक एहतजाज करने का भी है। लिहाजा हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर लॉन्ग मार्च निकाला, क्योंकि सेना ने उनकी पोल खोलने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को मैदान में उतार दिया था। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। इमरान अपने लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान में सत्ता में बदलाव लाना बता रहे हैं। वो भारत की मिसाल देकर सेना और भ्रष्ट सरकार से पाकिस्तान को निजात दिलाने की हुंकार भर रहे हैं। रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूँ, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मगर पाकिस्तान में सेना को कोसने वालों का अंजाम क्या होता है? पड़ोसी मुल्क में जनरलों से बगावत करने वाले लीडरों को सूली पर टांगने की रवायत है। पाकिस्तान में सेना का जनरल सर्वे सर्वा है। अघोषित तौर पर पाकिस्तान की सत्ता कैसे चलती है, इसे भी जानिए। पाकिस्तान में सेना प्रमुख सर्वशक्तिमान माना जाता है। इसके बाद
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नंबर आता है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के जनरलों की चलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत मुल्क में चौथे दर्जे की मानी जाती है। इमरान खान तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में वो किस दम से जनरल बाजवा से भिड़ने की जुर्रत दिखा रहे हैं? असल में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की केनिया में रहस्यमयी मौत के बाद पाकिस्तानी अवाम गुस्से में है। इमरान खान ने जनता की भावनाओं का इस्तेमाल कर जनरल बाजवा से पंगा लेने का दांव चला है। इमरान खान पहली दफा जब सत्ता में आए थे तब भी उन्होंने इस्लामाबाद की घेराबंदी की थी। हालांकि तब सेना का समर्थन उनके साथ था। इस बार हवा खिलाफ है। इमरान खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनरलों से अदावत मोल लेने वाले लीडर कहीं के नहीं रहे। पाकिस्तान के जनरलों ने जब चाहा जिसे चाहा सत्ता सौंपी और जब मन में आया उसे बेदखल कर दिया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को रावलपिंडी में सईद अकबर ने गोलियों से भून दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर जनरल जियाउर रहमान ने फांसी पर टंगवा दिया था। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को एक रैली में आत्मघाती हमलावर ने बम से उड़ा दिया था। इन सभी वारदातों में पाकिस्तानी सेना की साजिश के शक जताए गए, लेकिन कभी किसी जनरल का कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ तक कि अवाम की चुनी हुकूमतों का तख्ता पलटने वाले पाकिस्तानी जनरल आगे चलकर राष्ट्रपति बन गए। पहले परवेज मुशर्रफ और अब कमर जावेद बाजवा सत्ता की कमान अपने हाथ में रखने के लिए ऐसा हथकंडा आजमाते आए हैं। ऐसे में इमरान के लॉन्ग मार्च से भड़की चिंगारी पूरे पाकिस्तान में आग लगा सकती है, या फिर वक्त रहते इमरान खान अपने इरादे बदल लें।